चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी। किस देश पर काबिज नहीं थी इस टाइम के हड़प्पा संस्कृति? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर ईरान। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति जो है इस समय किस देश पर काबिज नहीं। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, ईरान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, शिकार, व्यापार या पशुपालन। ठीक है, तो मित्रों उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। हमने कल भी बताया था कि उसके पहले दिन के वाले वीडियो में जो कृषि पे ऑप्शन दिया था वो नहीं, बल्कि लोहे को उनको जानकारी नहीं थी। इस बात पर विकल्प क्लियर करके रखिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? हड़प्पा का है और बंदरगाह नगर है। सिकदरिया, लोथल, महास्थानागढ़ या नागपट्टनम। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हुए लाइक और शेयर के साथ आगे बढ़ाते रहिएगा। जो हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पीछे वीडियो को अच्छे बेहतरीन डाले गए हैं, देख लीजिए। तो मित्रों तीसरे प्रश्न का सही जवाब है लोथल। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है, चौथा प्रश्न मित्रों कह रहा है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य यानी सबसे पुराना साक्ष्य वैदिक सभ्यता से मिलता है या हड़प्पा संस्कृति से, चांदी के आहत सिक्कों से या पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण से। तो सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना साक्ष्य चांदी की मौजूदगी का, उपलब्धता का इनमें से कहां से मिला? तो मित्रों वो मिला हमें हड़प्पा की संस्कृति से। ठीक है, चलिए आइए पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 का कहना है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन में पहले स्थान पे रहते थे, टॉप पर थे हड़प्पावासी? जौ, मुद्राएं, कपास या कांसे के औजार। ठीक है, तो सुपर सैटरडे मैराथन आपका चल रहा है और उस मैराथन में आपका आखिरी चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट, और पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जिसका सही जवाब है कपास। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन था? सबसे छोटा स्थल कौन सा है इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या अल्लाहदीनो। ठीक है, तो मित्रों 3 दिन के वीडियो का मिला के 30 प्रश्न आपके हो जाते हैं लगभग 90 प्रश्न। और इस 90 प्रश्न को अगर आपने सिंधु सभ्यता का तैयार किया तो बेस्ट है। आपके किसी भी कंपटीशन में कहाँ से आएगा, उसके बीच से ही आएगा जो भी आएगा। तो छठे प्रश्न का जो सही जवाब है वो है डी, अल्लाहदीनो। ठीक है, सबसे छोटा स्थल। सातवां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? मिट्टी के बर्तनों को रंगते थे, कौन से रंग का उपयोग करते थे रंगने में? भूरे रंग का, लाल रंग का, गेरुआ रंग या काला रंग? तो सिंधुवासी मिट्टी के बर्तनों को रंगने के लिए कह रहा है, डिजाइन बनाने के लिए नहीं, रंगने के लिए। तो रंगने के लिए मित्रों वो लाल रंग का उपयोग करते थे।
अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन का प्रश्न संख्या 8। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोर निम्न में से कौन से हैं? ध्यान से देखिए प्रश्न, पहले समझने की कोशिश करिए। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक इनमें से कौन है? नावें, मकान, मुद्राएं या मिट्टी के बर्तन। ठीक है। 8वां प्रश्न ध्यान से समझिएगा, जो मार्क किया मैंने। मिले अवशेषों में तत्कालीन जो व्यापारिक और आर्थिक विकास का घोतक है, निम्न में से कौन सा रहा है? तो मित्रों, वो रहा है आपका मुद्राएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? कितने नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में? 6, 7, 8 या 5? तो फटाफट, आज आपकी सैटरडे नाइट चल रही है, डेली रात 8 बजे ये वीडियो चलता है। जो नए हैं उनके लिए ही इंफॉर्मेशन है, डेली रात 8 बजे। ठीक है। तो मित्रों, इसका सही जवाब है 6 नगर थे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का 10 नंबर। सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था और उनका व्यापारी बाहरी व्यापार होता था, यानी सिंधुवासियों का जो व्यापार था वो संतुलित था। लेकिन कह रहा है संतुलित था तो उनका जो बाहरी व्यापार होता था वो कैसे होता था? सड़कों से, जंगल के रास्ते से, या नगर में ही बैठे बैठे, या जलीय मार्ग से। ठीक है। सिंधुवासियों का जो व्यापार था एक संतुलित व्यापार था, लेकिन उनका जो बाहरी व्यापार होता था वो कैसे होता था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें भी, और बन रहेगा शुरू से अंत तक अगर इस तरह के प्रश्न और अच्छे आगे देखने हैं तो मित्रों, उनका बाहरी व्यापार जो है वो जलीय मार्ग से होता था। चल बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में जो पवित्र पशु था वो गाय थी, या हाथी था, बकरा था, या कुबड़ वाला बैल। ठीक है। तो ये है आपका 11वां प्रश्न। चलिए मित्र, आज की बेस्ट मैराथन में अपना परफॉर्मेंस दीजिए, और 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब है कुबड़ वाला बैल। अगला प्रश्न है 12 नंबर। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ठीक है। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कौन से हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुई? मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से, या हड़प्पा से ही, या बनावली से? ठीक है। कहाँ से नृत्य वाली कांस्य की मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। 13 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है किस स्थल से चूना पत्थर और चर्ट फलक, ठीक है, के ढेर सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? इनमें से वो कौन सा जगह है, स्थल है, जहां से चूना पत्थर और चर्ट फलक, ठीक है, के काफी ढेर ज्यादा संख्या में सिंध के विभिन्न हड़प्पा, ठीक है, बस्तियों में भेजे जाते थे? क्या भेजे जाते थे? चूना पत्थर और चर्ट फलक। चगाई पहाड़ियां से भेजे जाते थे, बलूचिस्तान की पहाड़ियां से, रोहड़ी पहाड़ियां से, या राजस्थान में खेतड़ी से? यानी इनमें से वो कौन सा जगह है जहां से ये चूना पत्थर और चर्ट फलक सिंध सभ्यता वासियों को जो है बस्तियों को भेजे जाते थे? तो मित्रों, वो है आपका रोहड़ी पहाड़ी।
अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या आपका 14। सिंधु सभ्यता के बारे में उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। ठीक है, कथन बताना है जो सत्य है। समाज 4 वर्गों में विभाजित था, यह सत्य है। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था, यह सत्य है। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था, यह सत्य है, या ये सभी सत्य है। मतलब पूछ रहा है पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, ये क्या तीनों ही सत्य है या कोई एक सत्य है। ठीक है, तो मित्रों इनमें से आपका चारों का चारों सत्य है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, क्योंकि समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जादूगर को जो है विद्वान वर्ग में शामिल रखा गया था, और सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखिएगा, नहीं है कह रहा है। श्रमिक निवास जो है हड़प्पा में, सभा भवन जो है वो कालीबंगा में मिला, अन्नागार मोहनजोदाड़ो में मिला, तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ में मिला। मतलब पूछ रहा है कि जो श्रमिक निवास यानी श्रमिक यानी कृषि जो होता है, कृषि करने वाले का निवास का साक्ष्य हड़प्पा में मिला है, सभा भवन का साक्ष्य कालीबंगा मिला है, अन्नागार का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो में, और तांबे के कुल्हाड़ी का रोपड़ में। तो पूछ रहा है इसमें से कोई एक सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है वो अपने मैचिंग से। ठीक है, तो मित्रों 15वां है और इसका सही जवाब है सभा भवन जो है वो कालीबंगा में नहीं मिला। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के TGT PGT कला के आज के इस सीरीज में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्लास रोज़ाना रात 8 बजे आपके अपने चैनल AMU क्लासेस पे चलती है। दूसरी बात ये कि वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, इसलिए पूरा वीडियो मित्रों देखा करिए ताकि आपको प्रश्न छूटे ना, सीरीज छूटे ना, और आपका काम होता रहे अच्छे से। ठीक है, और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पे कोई भी बंधु जो उत्तराखंड से हैं और जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे वो संपर्क करें। वहाँ से कुछ एलिजिबिलिटी संबंधित हमको बात करनी है, तो जो भी हो मेल फीमेल वो हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर पे, और वहाँ जो है उनसे हमसे बात कर सकते हैं ग्रुप में इस मैसेज पे। ठीक है, व्हाट्सएप के 9779 आखिरी में है, ये ध्यान दीजिएगा। और चलिए इन्हीं बातों के साथ पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक पूर्ण चित्र में यानी एक पूरा चित्र में कितने ग्राउंड यानी सतह हो सकते हैं। एक पूरी चित्रकारी में कितने ग्राउंड या सतह हो सकते हैं, 1, 3, 5 या अनगिनत। कमेंट्स करते रहिएगा मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप लोग, ताकि आपको भी पता चले कि आप जो है कितने जो है तैयार हैं, भूले नहीं हैं। और अगर पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नए लोग भी जुड़ें। तो चलिए पहले प्रश्न का जो हम जवाब देखते हैं वो आपका हो जाएगा B3। ठीक है, अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि, ये तीनों ग्राउंड एक पूर्ण चित्र में पाए जाते हैं। अग्रभूमि, मध्यभूमि, पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि चित्र में दृष्टिगत भार, चित्र में जो दृष्टिगत भार है वो संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है। संतुलन से, अनुपात से, सामंजस्य से या सहयोग से। इन चारों में से किससे दृष्टिगत भार संयोजन के एक तत्व से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा A, संतुलन। किससे जुड़ा रहता है, संतुलन से जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। हरा रंग है, लाल रंग है, नीला रंग है या नारंगी है। प्रजनन और विकास का जो है प्रतीक पूछ रहा है, इनमें से कौन सा रंग है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा हरा।
हरा जो है प्रजनन और विकास के प्रतीकात्मक रंग है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न का कहना है कि टेम्परा जो तकनीक है वो किस माध्यम का प्रयोग होता है, यानी टेम्परा जो तकनीक हमारी है उसमें माध्यम कौन सा प्रयोग होता है, जल रंग का माध्यम, पेस्टल रंग का माध्यम, एक्रेलिक रंग का माध्यम या तैल रंग का माध्यम, इनमें से कौन से रंग का माध्यम आपका टेम्परा तकनीक में इस्तेमाल किया जाता है, ये है हमारा प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, एक्रेलिक रंग जो है वो माध्यम होता है टेम्परा तकनीक का। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिकृति चित्रण, जो प्रतिकृति चित्रण थी वो किसके शासनकाल में उच्च स्तर पर थी, यानी पूरे कह लीजिए चरम सीमा पर जिसको कहते हैं, पूरे एकदम हाई लेवल पे जो थी वो कौन से इस चारों राजा के शासनकाल में जो है आपकी प्रतिकृति चित्रण जो है थी, हुमायूं के, जहांगीर के, शाहजहां के या अकबर के। तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, जहांगीर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सादृश्य जो है उसका अर्थ क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, या ये कह लीजिए कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सादृश्य का मायने या अर्थ या मीनिंग क्या होता है, समाविष्ट होता है, सहायता, चित्रांकित या आकृति में समानता। क्या होता है सही मायने में सादृश्य का अर्थ? तो इस प्रश्न का जवाब होगा आपका डी, आकृति में समानता जो होता है वो सादृश्य का सही अर्थ होता है, मतलब होता है। अगला प्रश्न है देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग, जो सूर्य के किरण के रंग हैं उनका प्रयोग केवल देखने के काम आता है हमारे, केवल आभास कर सकते हैं उसका यानी महसूस कर सकते हैं, या आभासी चित्रण में किया जा सकता है उसका प्रयोग, या सैद्धांतिक तौर पर किया जा सकता है। किस तरह से सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग हम कर सकते हैं, ये पूछ रहा है हमारा अगला प्रश्न ये। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा सी, आभासी चित्रण में किया जा सकता है सूर्य के किरणों के रंगों का प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि षडांग का पहला अंग कौन सा है। ठीक है, षडांग का पहला अंग कौन सा है। षडांग वात्स्यायन के जो है ग्रंथ से जयमंगला का टीका किया गया। ठीक है, और उसमें षडांग के बारे में 6 अंगों का जिक्र किया गया। उसमें पूछ रहा है जो पहला अंग है वो कौन सा है, प्रमाण है, सादृश्य है, रूप भेद या भाव। तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, रूप भेद जो है वो षडांग का पहला अंग कहलाता है। अगला प्रश्न है भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है। भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार किसे माना गया, पंडित यशोधर को, बाणभट्ट को, भास या शुक्राचार्य को। इन चारों में से किसे भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कहे गए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, पंडित यशोधर, यानी यशोधर पंडित, यशोधर पंडित को कहा गया। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि नाट्य शास्त्र के प्रेरणा है, जो नाट्य शास्त्र है उसके प्रेरणा किसे माने। देखिएगा एक विकल्प इसमें स्कैनिंग में छूट गया है, तो यहाँ जो है हम ऑप्शन डाल लेते हैं अरस्तु, एक ऑप्शन यहाँ डाल लेते हैं डी के रूप में। कालिदास हैं, वात्स्यायन है, भरत मुनि या अरस्तु, इन चारों में से वो कौन है जो नाट्य शास्त्र के प्रेरणा माने गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि। अगला प्रश्न है मित्रों वर्ण यानी रंग जो है के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यानी प्रश्न हमारा ये कहना चाहता है कि जो भारतीय चित्रकला है उसमें भारतीय चित्रकला के जो षडांग हैं, अंग हैं, उसमें जो है रंग को
हम किस शब्दावली यानी किस शब्द के नाम से पुकारते हैं, ये कह रहा है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि आप एग्जाम्पल लीजिए एक बेसिक, कि अगर आप यहाँ हैं और यहाँ आप मिट्टी का तेल बोलते हैं तो मुंबई में उसी को लोग घासलेट बोलते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को मुंबई में लोग घासलेट बोलते हैं। तो यहाँ हम मिट्टी का तेल बोलते हैं लेकिन वहाँ घासलेट बोलते हैं मुंबई में। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के सडांग में जो है रंग को हम क्या बोलते हैं, लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग या प्रमाण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्णिका भंग हम कहते हैं भारतीय चित्रकला के सडांग में रंग को। अगला प्रश्न है, कला एक अभिव्यक्ति है, ये कोटेशन है और ये कथन किसने कहा है? प्लेटो ने, क्रोचे, रस्किन या टॉल्स्टॉय। तो ये कोटेशन है एक, और ये कोटेशन जो है पूछा जाता है अक्सर। तो पूछ रहा है कि कोटेशन कला एक अभिव्यक्ति है किसके द्वारा कहा गया? तो मित्रों वो कहा गया रस्किन के द्वारा। किसके द्वारा? रस्किन के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिएगा प्रश्न का कहना है कि भारतीय चित्रकला के सडांग के जो लेखक हैं वो कौन है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि भारतीय चित्रकला के सडांग में रंग को हम वर्णिका भंग कहते हैं, और भारतीय चित्रकला का जो सडांग है उनके लेखक के रूप में इन चारों में से हम किसे जानते हैं मित्रों? वात्स्यायन को, भरत मुनि को, यशोधर पंडित को या कुमार स्वामी को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यशोधर पंडित को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का कहना है कि सौंदर्य क्या है? क्या होता है सौंदर्य? क्या मीनिंग, मायने, मतलब, ठीक है। कलाकृति होती है, अभिव्यक्ति होती है, जीवन का आनंद होता है या रस निष्पत्ति होती है? क्या होती है सौंदर्य का अर्थ, मीनिंग, मायने, क्या होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रस निष्पत्ति, ठीक है, डी राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कला के संदर्भ में जो कलम शब्द है उसका प्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है कला के? ध्यान से देखिएगा, कला के संदर्भ में पूछ रहा है कलम का प्राय क्या है? लेखनी, कूंची जिसे हम ब्रश कहते हैं, शैली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बड़ा ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने आप में ये, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, शैली। कला के संदर्भ में मित्रों हम कलम को शैली प्राय देते हैं, प्राय है उसका मतलब, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानवतावाद जो है वो किसकी कुंजी है? मानवतावाद जो है वो किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की, स्वच्छंदतावाद की, यथार्थवाद की या उत्तर प्रभाववाद की? इन चारों में से कौन से वाद की कुंजी है मानवतावाद? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालते जाइएगा उत्तर देने से पहले मेरे कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुनरुत्थानवाद की जो है कुंजी है मानवता। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। यानी कि वो रहने वाले सोवियत संघ के थे, भारत आए और भारत का जो कला सौंदर्य उन्होंने देखा, उसकी खूबसूरती को देखा, उसकी सुंदरता को देखा, और यहाँ से जो है उनका जाने का मन नहीं हुआ, वो भारत में ही बस गए। क्या वो बारोस्की थे, क्या स्वारोस्की थे, निकोलस रोडिक थे, या दसवें दुनिया कौन थे? तो मित्रों इस आखिरी प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी तीसरा, निकोलस रोडिक। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा ये बताया गया प्रश्न उत्तर, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो नए हैं वो जुड़ें। और आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद कि आप हमें इतना सपोर्ट दे रहे हैं। तो चलिए मित्रों आज के लिए दे दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार।